हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले फाइनेंशियल सिस्टम कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, उसके रोल्स क्या हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, प्लीज़ इस पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंडिया का फॉर्मल जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो इस्टेब्लिश हुआ था जब आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। ठीक है, कब इस्टेब्लिश है? जब 1935 में जब वो इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, उससे पहले भी बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था और 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक्स था। एंड लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत 1935 में ही मानी जाती है। और बात करें, जो फाइनेंशियल सिस्टम है एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो सेविंग को मोबिलाइज करता है, मतलब जो सेविंग को बढ़ाता है। ठीक है, एंड फंड को एफिशिएंटली अलोकेट करता है, मतलब एफिशिएंटली हर तरफ एक जगह से दूसरी जगह पे घुमाता है। ठीक है, एंड इसके थोड़े मेन पर्पसेस होते हैं, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन, इससे कैपिटल बनती है। यस, रिसोर्स एलोकेट होते हैं, नए नए रिसोर्सेज बनते हैं इससे। ठीक है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मतलब ये कि इकोनॉमिक में ग्रोथ बनती है कि जैसे कि मान लो मैं बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन चाहिए होता है तो वो बैंक से जाके लोन ले सकते हैं, तो वो ये फाइनेंशियल सिस्टम ही होता है जो उसको लोन देता है, लोन प्रोवाइड्स करते हैं, तो ये सब करता है। ठीक है, एंड इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम्स के? पहला आता है फाइनेंशियल सिस्टम, जो खुद ही है कंपोनेंट है। एंड दूसरा आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मान लो जैसे बैंक्स आ गए एंड NBFCs आ गए, ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एंड थर्ड में आता है फाइनेंशियल मार्केट, जैसे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट, ये सब जो मार्केट्स होती है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में आ गई। फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न्स, मतलब जो भी कोई रेट ऑफ रिटर्न दे रहा होता है, जैसे FDs, ये सब फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न्स में आ गए। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे हम बैंक्स जाते हैं तो देखा ना, जो बैठे होते हैं वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसे हम फाइनेंशियल सर्विस कहते हैं। जैसे मैं अभी एक फाइनेंशियल सर्विस में आ गया बिकॉज क्योंकि मैं आपको एक फाइनेंशियल सर्विस, एक फाइनेंशियल नॉलेज दे रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं हम सेकंड पे, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये ज़्यादातर मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? जैसे आरबीआई, ये आरबीआई, सेबी, आरडीआई, पीएफआरडीए, ये ऐसे इसको रेगुलेट करते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूड्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ऐसे ऐसे पार्ट्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स ऐड होते हैं, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है जैसे आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, कॉर्पोरेट बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स हो गए जैसे आरबीआई, सीबीडी, एक्सिम बैंक, ये सब बैंक्स आ जाते हैं। और एनबीएफसी, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ऐसे बैंक्स आ जाते हैं। ठीक है, एंड फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में दो होती है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट होती है जो हम एक साल से कम में होल्ड करते हैं, तो वो मनी मार्केट होती है। एक साल से ज़्यादा का तो उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट में हमेशा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? ट्रेजरी बिल्स होती है, सीपी होता है, सीडी होता है, कॉल मनी होता है। और कैपिटल मार्केट में क्या क्या होता है? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। उसमें थोड़े होते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट होती है कि जो नए नए शेयर्स इशू करे जाते हैं आईपीओ के थ्रू, से हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, जिसको हम सिर्फ पहली बार बेचते हैं। एंड देन सेकेंडरी मार्केट, तो जिसको हम बार बार बेचते रहते हैं, जैसे शेयर्स हो गए, हम शेयर्स को बार बार बेचते हैं। मान लो आज मेरे पास है तो कल आपके पास होंगे, कल परसों दूसरे के पास होंगे, तो हम एक दूसरे को बेचते रहते हैं। सेकेंड हैंड शेयर्स भी होते हैं, उसे कह सकते हैं। एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स तो पता ही है, फ्यूचर ऑप्शंस आ गए, स्वैप्स आ गए। ठीक है, एंड म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स। म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि मान लो जैसे कि कोई फंड होता है, मतलब किसी सेक्टर के ऊपर आपको एक दे दिया, इसमें हम एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं, हम ईटीएफ के थ्रू भी कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में ये डिफरेंस होता है कि म्यूचुअल फंड्स सिर्फ 12 बजे के बाद सिर्फ एक ही उस पर रहेंगे, एक ही परसेंटेज पे जाते हैं। पर ईटीएफ हमेशा रेगुलरली ट्रेड होता रहता है, हर टाइम टू टाइम ट्रेड होता रहेगा। वो आपको मार्केट में भी नजर आएंगे ETFs। ठीक है, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो आजकल बड़ा चल रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जिसके पैकेजेस बड़े हायर मिल रहे हैं आजकल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के। एंड दूसरा आता है इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज मतलब जो इंश्योरेंस देती है हमें, वो आ गए। और जो तीसरे में आता है एसेट्स मैनेजमेंट, जो एसेट्स को मैनेज करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उन पे एसेट्स मैनेजमेंट होता है। क्या वो करते हैं? वो अपने एसेट्स को मैनेज करने के लिए उन्हें रखे होते हैं। ठीक है, एंड सी आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सिविल होता है ना, वो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में आता है। बहुत सारे होते हैं भाई जो आपकी सिविल को बताते हैं कितना कितना है। अब बात करते हैं हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। ठीक है, अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो फुली रेगुलेट नहीं है, मतलब इसको कोई भी रेगुलेट नहीं कर सकता। जैसे ट्रेडिशनल मास सिस्टम हो गया, इसको भी कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। मनी लेंडर्स,
मनी लेंडर्स को कोई रेगुलेट कर सकता है? नहीं। पर इनकी ये बात है कि जो मनी लेंडर्स के रेट ऑफ रिटर्न और बैंक के रेट ऑफ रिटर्न होता है वो जमीन आसमान का फ़र्क होता है। मनी लेंडर्स के रेट ऑफ रिटर्न हाइयर होते हैं और जो आपके बैंक रेट्स होंगे वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं, ठीक है। एंड बात करें हम इंडिजीनियस बैंकर एंड चिट फंड्स आपको पता ही क्या होता है भाई। हम वो लगाते हैं ना कि बोली टाइप होगी या फिर कुछ बोली टाइप होगी, चिट फंड्स में बोली टाइप आ जाती है, या फिर हम वो कमेटी डालते हैं वो उसमें आ जाती है चिट फंड्स में। एंड अगर बात करते हैं माइक्रो फाइनेंसिस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंसिस इंस्टीट्यूशन पता हो जो छोटे लेवल के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें रेगुलेट करा जाता है। अब कहते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया। अब रेगुलेट कैसे करा जाता है, कौन कौन से हमने फ्रेमवर्क मतलब कौन कौन से हमने बॉडीगार्ड्स खड़े कर रखे हैं इन चीज़ों के लिए। जैसे आरबीआई को हमने मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंक रेगुलेशन करेंसी इशू के लिए खड़ा कर रखा है। एंड सेबी को जो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया है जो सिर्फ कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है। शेयर मार्केट्स हो गए, इन सब हो गए, इसके भी थोड़े बहुत पार्ट है। हम इन दोनों को पढ़ेंगे, आरबीआई और सेबी में डिफरेंस क्या है दोनों का और क्या क्या रोल होते हैं और किस किस चीज़ पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसकी भी वीडियो डालेंगे, पर उससे वीडियो से डालने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। एंड अब बात करते हैं IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे LIC हो गई, ये इसके अंडर काम करती हैं, ठीक है। एंड आता है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी। जो भी मान लो जो भी कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको एक पेंशन मिलती है जो इसी अथॉरिटी के थ्रू मिलती है, ओके। अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स। फाइनेंशियल सिस्टम्स के फंक्शंस क्या क्या है? ये सेविंग को मोबिलाइज करता है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेट करता है, फॉर्मेशन में आता है मतलब आपकी वेल्थ को बढ़ाता है, कैपिटल को बढ़ाता है। क्रेडिट क्रिएशन करता है, क्रेडिट क्रिएशन मतलब मान लो आज आपने मुझे पैसे दिए, मैंने सेविंग में पैसे रखे, अब वही बैंक क्या करेगा, पैसा उसको लोन में दे देगा, ठीक है। उससे जो इंटरेस्ट आएगा उसको भी लोन में दे देगा। तो ऐसे क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन करता रहता है, ठीक है। और करते हैं फैसिलिटेटिंग ट्रेड। फैसिलिटेटिंग ट्रेड मतलब पेमेंट सिस्टम, UPI, MTF, ये सब इसमें सब आ जाता है। ये यहाँ लिखे भी हुए हैं मैंने, ये सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। एंड बात करते हैं फिफ्थ में आता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें आता है इंश्योरेंस एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। एंड सिक्स में आता है प्राइस डिस्कवरी, जो हमें स्टॉक मार्केट के थ्रू जो भी हम करते हैं जो प्राइस डिस्कवरी होता है, ठीक है। एंड सेवन्थ में आता है हमारा लिक्विडिटी प्रोविज़न। लिक्विडिटी प्रोविज़न में होता है ईजी और बाय और सेल करते हैं हम एसेट्स को। प्राइस डिस्कवरी तो पता ही सबको यार कि स्टॉक मार्केट के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्राइस फ्लक्चुएट होता है, पर हालांकि म्यूचुअल फंड में फ्लक्चुएशन नहीं होती है, ठीक है। वो एक बार में सेट फिक्स ही रहता है, पर ETF फिक्स नहीं रहते, वो भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं? पहला है मिक्स स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का स्ट्रक्चर होता है। रेगुलेटेड, ये रेगुलेट कराता है बट ग्रेजुअली लिबरलाइज होता है। 1981 के बाद इसको हमने लिबरलाइज कर दिया गया था। आपको पता है LPG आई थी, ये सबको पता है, 12th में सबने पढ़ रखा है भाई, इकोनॉमिक्स। एंड बात करें हम ग्रोथ ऑफ डिजिटल फाइनेंस की ग्रोथ, इससे डिजिटल फाइनेंस की ग्रोथ होती है, जैसे UPI, फिनटेक, रिटेल बैंक्स को करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो होता है, FPI, FDI, इन सब का इनफ्लो भी होता है। फिर बात करते हैं हम स्टॉक कैपिटल मार्केट। स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट बनती है, ऐसे NSE लार्जेस्ट डेरिवेटिव वॉल्यूम में माना जाता है, इसको हम क्लियरिंग हाउस के तौर पे भी माना जाता है NSE को, ठीक है। अब करंट ट्रेंड एंड रिफॉर्म्स क्या चल रहे हैं आजकल? करंट ट्रेंड एंड रिफॉर्म चल रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन चल रहा है आजकल, जैसे जन धन योजना, मुद्रा लोन, PM सुरक्षा बीमा, आजकल लड़कियों के लिए बड़ा चल रहा है, लाडली वाला भी चल रहा है, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में आता है, ठीक है। एंड डिजिटलाइजेशन में क्या क्या आता है? डिजिटलाइजेशन में आता है UPIs, डिजिटल रुपीज़, CDBFC प्लॉट बाय RBI करता है। बैंकिंग एंड कंसोलिडेशन भी होता है इसके अंदर। PSU बैंक मर्जर फॉर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ, मान लो जो PSU बैंक्स होते हैं उनका जो मर्जर होता है फॉर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ। एंड बात करें हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ग्रोथ। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ग्रोथ से LIC प्लस प्राइवेट प्लेयर एक्सपेंशन होता है। मान लो कोई LIC मिल गई, कोई प्राइवेट पर्सन आ गया जो इंश्योरेंस क्लेम करवाता है, तो ये सब होता है। ग्रीन सस्टेनेबल फाइनेंस। ग्रीन सस्टेनेबल फाइनेंस इसका मतलब क्या होता है आपको ये समझना इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे ग्रीन बॉन्ड्स कहते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स जो सेफेस्ट बॉन्ड्स होते हैं उनको कहते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। और ESG इन्वेस्टमेंट होती है जो आजकल बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब बात करें इंपॉर्टेंस क्या क्या है फाइनेंशियल सिस्टम के, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन है, ठीक है। एंड बात करें ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है, क्योंकि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, बूस्ट हो रहा है। तो रोड्स हो गई, पावर हो गए, गैस हो गए, पोर्ट्स हो गए,
ठीक है। एंड प्रोमोट्स करता है एंटरप्रेन्योरशिप व्यू क्रेडिट के थ्रू, या एंटरप्रेन्योर्स को भी प्रोमोट करता है कि लोन देता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दे देता है, वो करता है। हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन को भी करता है, मतलब गरीबी को भी कम करता है। ऐसे मान लो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिए या लोन दे दिया, पर्सनल लोन ले दिया, तो इसके बाद आपकी गरीबी को भी कम करता है। बिकॉज ओके देखो, अब सपने जिसके ऊँचे होते हैं तो उसका इतना पैसा तो होता नहीं कि वो पूरा कर सके, तो इसलिए बैंक्स के बाद लोन जाके थ्रू पूरा करते हैं अपना। अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल को भी अट्रैक्ट होती है इससे। अब मान लो जितना बढ़िया फाइनेंशियल सिस्टम होगा उतने उतने बाहर के लोग हमारी कंपनीज़ में या फिर हमारी इकोनॉमिक में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, जीडीपी बूस्ट होगी। ठीक है। अब बात करें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। इसमें आता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, मान लो जैसे मैंने कोई गाड़ी ली, ठीक है, अब वो गाड़ी मैं ईएमआई नहीं भरी, अब वो बैंक क्या करेंगे, उस गाड़ी को ले जाएंगे अपने गोदाम में रख देंगे, वो क्या होगा, वो आ जाएगा एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर। ठीक है। अब बात करें डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट्स। अब मान लो डिपेंडेंस होती है इनफॉर्मल क्रेडिट्स की होती है रूरल एरियाज़ में। गांव में देखा होगा ज़मींदार या मनी लेंडर्स बहुत होते हैं। कोई भी किसान बैंक के पास नहीं जाता, वो सिर्फ मनी लेंडर के पास आता है, मुझे पैसे दे दो ब्याज पे, ऐसे ऐसे है। ठीक है। लो फाइनेंशियल लिटरेसी, भाई क्योंकि लोगों को भाई फाइनेंस के बारे में पता नहीं, फाइनेंस होता क्या है, कहते किसे हैं फाइनेंस, ये किसी को नहीं पता। इसी चीज़ को बताने के लिए कि फाइनेंस क्या होता है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसलिए मैंने ये चैनल खोला है, जिससे आप लोगों को पता चले कि फाइनेंस बेसिकली होता है। क्योंकि लोग बताते कि यार बस लोग रास्ता बताते हैं, कोई नहीं पता कि होता क्या एक्चुअली, इसलिए मैंने बताया। इसमें साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी होता है डिजिटल फाइनेंस के अंदर। ठीक है। एंड कैपिटल मार्केट वॉलेटिलिटी रहती है, कैपिटल मार्केट की वॉलेटिलिटी रहती है। एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के थोड़े बहुत लिमिटेशंस, जैसे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कोऑर्डिनेशंस की कमी होती है। मतलब मान लो यार, अब आपको पता नहीं सेबी का क्या काम है, आरबीआई का काम है, कभी कभी स्टॉक मार्केट में आरबीआई भी घुस जाता है, सेबी भी घुस जाता है, बट आपको इनके एग्जैक्ट वर्क ही नहीं पता कि वो दोनों काम करते क्या हैं। पर चिंता करने के बाद में अगली वीडियो इसके ऊपर ही रहेगी कि इन दोनों के असली काम क्या है और असली रोल क्या है और कब ये लोग बने थे। ठीक है। बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर है। मतलब मोनोपोलिस्टिक मतलब होता है कि एक मोनोपोलिस्टिक होता है मतलब जो किसी के हाथ में नहीं रहती, उसे कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। ठीक है। डोमिनेंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग, ठीक है, ये सब आ जाता है। कंक्लूजन क्या मिलता है इससे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम डायनामिक और डेवलपिंग स्टेज में है इस समय। 1991 के बाद, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद इसका रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। अब फोकस है कि इंक्लूसिव ग्रोथ, डिजिटल फाइनेंसिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अब इसका एक अच्छा फोकस चल रहा है। एंड इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, भाई आपने मेरी वीडियो देखी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इसके हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी डिफरेंट बिटवीन सेबी एंड आरबीआई विद रोल्स एंड कंट्रोल्स। किस बताएगा और क्या क्या चीज़ें इनके अंदर आती हैं। ठीक है। इस वीडियो देखने के लिए भाई सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट बॉक्स में सेबी एंड आरबीआई लिखो, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा। ओके। एंड